दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम दो लीगल वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आइए पहले हम उन दो वर्ड्स को सीखकर आगे बढ़ेंगे। शाबाश बेटा। पहला वर्ड है, देखिए, फर्स्ट वर्ड इज वैलिड एंड द अदर वर्ड इज वॉइड। वैलिड और वॉइड वर्ड हमें यहाँ से सीखकर चलना है, आगे बढ़ना है। Valid here means having legal effect and void means not having legal effect. Valid means having legal effect and void means not having legal effect. Not having legal effect. लॉ जिस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा उसे तो हम कहेंगे वैलिड, और लॉ जिस चीज को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा, उसे हम कहेंगे वॉइड। एक लेमैन की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बच्चों, वैलिड मीन्स ठीक है एंड वॉइड मीन्स गलत है। वैलिड मीन्स दिस इज राइट एंड वॉइड मीन्स दिस इज रॉन्ग। एक आम भाषा की मैं बात करूं तो राइट एंड रॉन्ग का ये सवाल है। आइए बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें सीखेंगे। हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को और डिटेल में लेकर जाना है बेटा, और ज़्यादा डिटेल में हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन करेंगे और साथ में कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से भी स्टडी करेंगे। हम आने वाले सेशंस में क्या क्या करने वाले हैं, मैं इसका ज़रा झलक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, हम इन सब पर्सपेक्टिव से, इन सभी दिशाओं से इस कंसेप्ट को देखेंगे तो हमारा जो इसका फाउंडेशन है इस सब्जेक्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, और आप नोट भी बनाइए, इसे याद भी आप करिए। हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको एनालिसिस करेंगे। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई बेस जरूरी चाहिए, तो हम तीन तरह के बेस लेंगे। ठीक है, हम तीन तरह के बेस लेंगे जिस बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला बेस है हमारा एनफोर्सेबिलिटी। फर्स्ट बेस इज एनफोर्सेबिलिटी, यानी हम एनफोर्सेबिलिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट बेस इज एनफोर्सेबिलिटी। राइट, आप सब बातें हमारे शाबाश अच्छे से आप नोट करेंगे। दूसरा हम बेस बनाएंगे फॉर्मेशन को। और थर्ड बेस हमारा बनेगा एग्जीक्यूशन। इन डिफरेंट बेसिस के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का एनालिसिस हम इतने एंगल से करेंगे, और इसके साथ में हम क्या क्या सीखेंगे, ये सभी चीजें जो मैं आज पेज पर लिख रहा हूं, ये सब बातें आपको एक साथ आती हैं तो कह सकते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ समझ पाया हूं। इस शब्द में, इस कंसेप्ट में कितनी जान है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये सभी कंसेप्ट्स अच्छे से देखने होंगे, समझने होंगे। आइए जरा हम एनफोर्सेबिलिटी के आधार पे देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की।
शाबाश बेटा। सबसे पहले बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद हम बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, देन हम डिस्कस करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए ये सब हमने करना है आज के, ये सब पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं एक आपको रूपरेखा खींच के दे रहा हूँ कि देखिए बेटा, ये आपको ये सभी टर्म्स एक साथ एक ही समय में ये सब टर्म्स का मीनिंग क्लियर है, तब आप ये दम मार सकते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आ गया है। इससे पहले आपको समझ में नहीं आया है। हाथी को पूरा कॉम्प्रीहेंड करना होगा। हाथी के कान देखकर, उसकी सूंड को देखकर, उसकी पूंछ को देखकर, उसके पैरों को देखकर आप ये अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे कि हाथी कितना माइटी, कितना पावरफुल होता है। तो इसे पूरी पिक्चर को देखना होगा, और पूरी पिक्चर ना सिर्फ देखना होगा, समझना भी होगा। फॉर्मेशन के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट पार्ट्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे बेटा। शाबाश बेटा। फॉर्मेशन के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को, देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इज implied contract, and there is quasi contract. I'm sorry। तो फॉर्मेशन के आधार पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन मतलब डिवीजन, मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण करना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुन लिए। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन मींस परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन का मतलब लिख सकते हैं बेटा, एग्जीक्यूशन बोले तो परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस। तो आइए, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे बुक्स मार्केट में ऐसी हैं जो कंफ्यूज है यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर, तो मैं अच्छे से खोल खोल के आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अदर इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, the third is executed contract, and very important, executory contract। तो आप बच्चे देखिए, 4 कंसेप्ट्स। फर्स्ट में यहाँ पे बेटा 4 कंसेप्ट्स आप देखेंगे। थ्री कंसेप्ट्स यहाँ है, और 4 कंसेप्ट्स इस पार्ट में। तो टोटल मिला के ये 11 कंसेप्ट्स हुए। और जो ये मैं कहूँगा बेटा 11 जो कंसेप्ट्स हैं, इन 11 कंसेप्ट्स को आपने
3 कंसेप्ट्स और मैं आपको बता रहा हूँ। इन 3 कंसेप्ट्स को मिलाकर पढ़ना है, यानी 11 प्लस 3 टोटल ये हो जाएंगे 14 कंसेप्ट्स। मैं कहूँगा ये 14 कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी नॉलेज के बिना आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत नादान हैं वो लोग जो इनकी नॉलेज लिए बिना इस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं, आगे काम करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आप किसी बीहड़ जंगल में जा रहे हैं, आपको पता है कि शेर रास्ते में मिल सकता है, और फिर भी आप उसके हथियार उसके साथ उससे सामना करने की स्थिति में आप रिक्विजिट टूल्स नहीं लेकर जाते। वो 3 कंसेप्ट्स कौन से हैं, आइए बेटा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट आपको करना है इलीगल एग्रीमेंट, राइट, इलीगल एग्रीमेंट। और दूसरा यहाँ पर है बेटा जस्ट इन पर्सोनम, और थर्ड कंसेप्ट इज जस्ट इन रेम। तो ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं बेटा, शाबाश। ये टोटल 14 कंसेप्ट्स मेरे आने वाली क्लासेस का फोकस होगा। मैं आने वाली क्लासेस में इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, स्लो एंड वेरी स्टडी। ठीक है, हमारा एक एक कदम पुख्ता होगा, मजबूत होगा। हम आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली फिलोसफी पे काम नहीं करते बेटा। हम जो स्टेप लेते हैं, जो बेटा वी कंसीडर दैट आवर टाइम इज वेरी प्रीशियस। हमारा एक एक क्षण बहुत ही कीमती है और लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए हम एक वर्ड भी पढ़ेंगे, एक सिंगल वर्ड भी हम सीखेंगे, तो उसके पीछे एक लॉजिकल कंक्लूजन जरूर होगा, अदरवाइज हम किसी शब्द को देखेंगे भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंसेप्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद ये जो 14 concepts, I would say that there are 14 concepts, और इन 14 concepts पे एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। चलिए, शुरुआत हमारी डेफिनेशन के साथ होगी। एक बारी डेफिनेशन, लास्ट सेशन में भी उस डेफिनेशन को मैंने एक बारी आपसे डिस्कस किया था। आइए फिर से एक बारी उस डेफिनेशन को फिर से उस डेफिनेशन को एक बारी हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो सेक्शन 2 क्लोज H. So what is the definition of a contract? Contract means definition of contract. Contract means an agreement which is enforceable at law. An agreement which is enforceable at law. तो लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक तो हमें एग्रीमेंट चाहिए और दूसरी हमें एनफोर्सेबिलिटी समझनी। तो एग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफाइन है। आइए, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आगे बढ़ने के लिए हमें सेक्शन 2E सबसे पहले सीखना होगा। सेक्शन 2E of Indian Contract Act defines the term agreement। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
तो सबसे पहला काम क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ पॉइंट, इज अ सिचुएशन वेयर टू माइंड्स एग्री विद ईच अदर। ठीक है, आइए एग्रीमेंट को थोड़ा सा इसको हम समझ लें, समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ सिचुएशन वेयर टू माइंड्स एग्री विद ईच अदर। is a situation is a situation where two minds agree upon on agree upon something with same sense, with same sense is a situation where two minds agree upon, जहां दो माइंड एक दूसरे के साथ एग्री हो जाएं, उसे कहेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा चलो भाई आज हम एक फिल्म देखने चलते हैं, आपने कहा ओके, तो फिल्म देखने के लिए आप और मैं एग्री हो गए, तो ये क्या हुआ? हमारा एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा आओ चलो फुटबॉल खेलते हैं, आपने कहा ओके, अब फुटबॉल खेलने के लिए हम दोनों का माइंड एग्री हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? एग्रीमेंट बोलेंगे। व्हेन टू माइंड्स अपॉन एग्री अपॉन समथिंग, एग्री अपॉन समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? सब्जेक्ट मैटर। ए ने बी से कहा मुझसे शादी करोगी, बी कहती है यस, ओके, तो ये क्या हुआ? एग्रीमेंट। ए ने बी को कहा क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे, बी ने कहा यस, क्या हुआ बेटा? एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा ये पेन क्या तुम 10 रुपए में मुझसे खरीदोगे, तुमने कहा यस, ये क्या हुआ? एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट मैटर क्या था? पेन। सब्जेक्ट मैटर क्या था? शादी। सब्जेक्ट मैटर क्या था? मूवी। सब्जेक्ट मैटर क्या था? फुटबॉल। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर किसी चीज पर हम एग्री हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। इज अ सिचुएशन, इज अ सिचुएशन where two minds agree upon, is a situation, is a situation where two minds agree upon with each other, is a situation। okay? और लीगल टर्म्स में इस सिचुएशन को बोलते हैं, बहुत ध्यान से, कंसेंसस, कंसेंसस एड इडम। क्या बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में? कंसेंसस एड इडम। बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ। तो एग्रीमेंट को लिटरली हमने सीखने की कोशिश करी। आओ जरा अब सेक्शन 2E कैसे डिफाइन करता है, आइए अब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट क्या है? शाबाश, तो आइए नोट करेंगे बेटा ध्यान से। प्रॉमिस, इस तरह से कुछ नोट कीजिए बेटा। एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और every set of promises, every set of promises, every promise or every set of promises forming consideration, forming consideration, every promise or every set of promises forming consideration for each other is an agreement। आप डेफिनेशन को 2-3 बारी नोट कर ले, स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आप इसको पॉज कर लीजिए, फिर आप नोट कर सकते हैं। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है।
तो आप ध्यान देंगे बेटा, बात की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप जैसे ही इसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि एग्रीमेंट करने के लिए क्या चीजें चाहिए। या तो एक प्रॉमिस हो, ठीक है, या फिर क्या हो, सेट ऑफ प्रोमिसेस। जैसे आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्ट्रैक्ट करें तो मैं आपको प्रोमिसेस करूंगा, ठीक है बेटा। मैं आपको एक प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, मैं आपको टेलीफोन पे काउंसलिंग करूंगा, आपको टेलीफोन से समझाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक से ज्यादा प्रॉमिस जो प्लस कंसिडरेशन, राइट। और ये सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि आप मुझे कंसिडरेशन पे करेंगे, यानी मेरे प्रॉमिस का प्राइस मुझे पे करेंगे। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। और लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो, प्रो पी आर ओ, क्विड प्रो क्यो, क्यू यू ए ओ। तो एग्रीमेंट, every promise or every set of promises forming consideration for each other is an agreement। तो आप ध्यान से इस डेफिनेशन को एनालिसिस कीजिए। जब आप ध्यान से इस बात को एनालिसिस करेंगे आप क्या पाएंगे कि एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, या तो प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस, इन दोनों में से कोई एक चीज। एक वादा भी हो सकता है और एक से ज्यादा वायदे भी हो सकते हैं। और साथ में क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए, राइट। चलिए बेटा, चलिए इसी बात को फर्दर हम एनालिसिस करेंगे, फर्दर हम लेके चलेंगे। तो एग्रीमेंट, किस चीज को एग्रीमेंट बोल रहे हैं बेटा? सेक्शन 2E, सेक्शन 2E किस चीज को एग्रीमेंट बोल रहा है? ध्यान से नोट कीजिए। एग्रीमेंट किस चीज को बोला जा रहा है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने क्या बताया आपको? मतलब क्विड प्रो क्यो। सेक्शन 2B defines the concept of promise and section 2D is define the concept of consideration। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली समझना चाहें लॉ को, लॉ इज वेरी लॉजिकल पेपर। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये थ्योरी कंसेप्ट, थियोरेटिकल बोलते हैं इसको। नहीं बेटा, लॉ इज नॉट अ थ्योरी पेपर। जो लोग ऐसा समझते हैं वो कभी लॉ की गहराइयों में नहीं उतरने की कोशिश करते। वो इसे पढ़ते हैं ऐसे एक नोवेल समझ के, इसे कहानी समझ के। हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है लॉ। लॉ इज वेरी टेक्निकल, एनालिटिकल सब्जेक्ट। अगर आप इस फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, एक एडवोकेट, लॉयर, जज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये सलाह दूंगा कि आज से ये कभी मत कहना कि लॉ इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सेक्शन 2E इज इक्वल टू सेक्शन 2B। 2B के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉमिस फॉर्म करना होगा एंड दिस प्रॉमिस मस्ट बी सपोर्टेड बाय सेक्शन 2D। 2D। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे सेक्शंस नहीं पढ़ने, सेक्शंस याद नहीं करने। मैं आपको बड़ा एक हंसा देने वाला एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं दिल्ली में क्लास ले रहा था, तो क्लास के बाद एक लड़की बेटी मेरे पास आई, तो मुझसे आगे पूछती है, सर कि ये सेक्शंस हमें याद करने पड़ेंगे, क्या ये याद करने चाहिए, क्या ये एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, क्या इनके नंबर मिलते हैं?
उसने एक सांस में मेरे से कई सवाल पूछता ले। ठीक है, उस बेटी ने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े झुमके, गोल सर्कल व्हील्स पहन रखे थे, बहुत बड़े बड़े। तो मैंने उसे कहा, बेटा ये बताओ कि ये इतने बड़े बड़े झुमके क्यों डाल रखे हैं तुमने? बोली, सर ये एक्सेसरीज है। मैंने पूछा, अच्छा ये एक्सेसरीज का मतलब क्या रोल होता है बेटा हमारे इसमें? कहती है, सर अगर हम अच्छे अच्छे एक्सेसरी यूज करते हैं तो हम सुंदर दिखाई देते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैंने कहा ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जब तुम अपना आंसर एग्जाम में लिखोगी तो ये सेक्शंस जो है ना, ये तुम्हारे आंसर की एक्सेसरीज की तरह होंगे और ये तुम्हारे आंसर को ब्यूटीफुल बनाएंगे। अब तुम्हें समझ में आया? कहती है, सर हाँ समझ में आया। ठीक है बेटा, तो सेक्शंस तो याद करने ही पड़ेंगे। सेक्शंस अपने मुंह से आप अच्छा आपने कभी नहीं बोलना। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर द सन ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान के पुत्र हैं आप, और आपकी माइंड की कैपेसिटी इतनी अधिक है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सेक्शंस याद, मुझसे सेक्शन लर्न नहीं होते। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अगर आप अपने बारे में कमजोर शब्द यूज करोगे बेटा, आप कमजोर हो जाओगे, और अपने बारे में पावरफुल वर्ड्स यूज करोगे। आप करके देख लो, आप करके देख लो। आज से 2-3 महीने आप कहना शुरू कर दो कि मुझे तो सारे सेक्शन याद होते हैं, मुझे तो सेक्शंस लर्न करना मेरी हॉबी है, सेक्शन मुझे याद करने चाहिए, मैं खाली समय में सेक्शन याद करता हूँ। आप करो मत, ये कहना शुरू कर दो बस। आप देखेंगे कि सेक्शंस आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। मैं तो कहूंगा कोई चाकू मार देना आपको तो खून ना निकले, सेक्शंस निकले, सेक्शंस। तो इस शिद्दत से, इस प्यार से आपने सेक्शंस को लर्न करना है, रिवाइज करना है। आपका अब ये बेटा, ये जो प्रोफेशन आपने चूज किया है, ये मैं कहूंगा कि आप इस प्रोफेशन के, ये प्रोफेशन आपका, और आप इसके हिस्से बन जाइए। अलग से आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। आप इतना प्यार करें इस सब्जेक्ट के साथ। हम बच्चों को एक कहानी, मेरा बेटा एक कहानी, एक पोयम बोलता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ठीक है, तो मछली कौन है? वो आप हो, हम हैं। और वो पानी क्या है हमारा बेटा? ये सेक्शंस। ठीक है, इससे बाहर नहीं आना है आपने। ठीक है, बाहर निकालोगे मर जाएगी। एक ला के स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट के साथ इतना प्यार होना चाहिए बेटा कि वो सब्जेक्ट को अपना दुश्मन ना समझे, वो सब्जेक्ट को अपना हिस्सा समझे, खुद भी उसको हिस्सा समझे। जिस दिन आप सब्जेक्ट को, कंटेंट को, इन सब नोट्स को, अपने टीचर को अपने से अपना पार्ट समझोगे, ठीक है, आपको कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप हमेशा आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपने अभी सारा इस आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया, आपने वो बेटा एनालिसिस करना है। आज के इस सेशन में मैंने क्या आपके डिस्कस किया? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस। तो आगे की हमारी जर्नी यहीं से बेटा शुरू होगी। तो सबसे पहले हम प्रॉमिस सीखेंगे। आपने देखा कि 2H के लिए 2 बातें हमें सीखनी है, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट को सीख रहे हैं। एग्रीमेंट में हमने सीखा, एग्रीमेंट को करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एग्रीमेंट को करने के लिए 2 चीजें कौन सी चाहिए थी? 2 चीजें चाहिए, एक तो प्रॉमिस और दूसरा चाहिए कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस सेक्शन 2B में है और कंसिडरेशन सेक्शन 2D में है। तो आने वाले सेशन में, आने वाले अभी आके ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। तब हम पढ़ेंगे एक प्रॉमिस का मतलब क्या होता है और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। पहले सारे पुर्जे, सारे पार्ट्स इकट्ठे करेंगे, फिर उन्हें बैठकर जोड़ेंगे। शाबाश।